हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझेंगे और बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कि नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ बन रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इन नए पदार्थों के गुण भी नए होते हैं। अब अभिकारक क्या है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अब उत्पाद क्या है? उत्पाद है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं उत्पाद, यानी कि जो पदार्थ जिसका निर्माण हुआ रासायनिक अभिक्रिया में। उदाहरण के लिए हमारे पास क्या क्या है, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। ये जो सारी प्रक्रिया है ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनमें होता क्या क्या है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान बदलता है और गैस का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि गैस भी। अब ये जो रासायनिक समीकरण बनी तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अगर हम देख रहे हैं तो ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और ये अभिकारक हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना ये हमारे क्या है? उत्पाद है। तो जो अभिकारक है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है और जो उत्पाद है वो हमारे राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4, इनका सूत्र हम लिख सकते हैं। और ये क्या दे रहा है? ZnSO4 और हाइड्रोजन जो है गैस इसमें। अब रासायनिक समीकरण जो है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं। और ये जो रासायनिक समीकरण है इसमें हम तत्वों के जो प्रतीक हैं, जैसे अभी हमने देखा था अभिकारक और उत्पाद जो है उनके हम रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। तो अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसमें परिस्थितियां क्या क्या होती है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इनको हम तीर के जो निशान है उसके ऊपर या नीचे हम इसको दर्शा सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही उस द्रव्यमान को पैदा किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उसके और जो उत्पाद है उनके परमाणुओं की संख्या। अब ये जो समीकरण हम देख रहे हैं इस समीकरण के अंदर अब इसको हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनके अभिकारक के और उत्पाद के चारों तरफ एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जो अभिकारक है लेफ्ट हैंड साइड में उनमें हमने परमाणुओं की संख्या लिखी। जैसे यहाँ पर आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। उसी तरह से राइट हैंड साइड पर हमारा ये Fe3O4 है, तो यहाँ पर आयरन के 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहाँ पर हमारे पास हैं। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड से अनुचित गुणांक करके हम संतुलित करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि ऑक्सीजन 4 है राइट हैंड साइड पे, तो हमने लेफ्ट में भी ऑक्सीजन को 4 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 लिखते यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने जो है उत्पाद में हाइड्रोजन 4 लिखा। अब आयरन यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 है, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में आयरन को 3 लिख दिया। अब अगर हम इस पूरी अभिक्रिया को देखेंगे तो सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया में दोनों ओर समान है। अब ये तो अभिक्रिया हमने लिखी। अब अभिक्रिया को जो है हम उसकी भौतिक अवस्था से भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर ठोस है तो S, द्रव है तो लिक्विड L, गैसीय अवस्था है तो G लिख सकते हैं और जलीय विलयन है तो AQ माने एक्वस। तो इस अभिक्रिया में जैसे आयरन ठोस है तो हमने S लिख दिया,
फिर उसके बाद जो पानी है वो गैस अवस्था में, इसलिए G लिख रहे हैं हम। और उत्पाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो Fe3O4 है, ये जो है सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है। अब इसके साथ साथ कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी हम ये जो तीर का निशान है उसके ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं। अब अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बाद हम देखते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने ये शब्द क्या बता रहा है? संयोग करना या जोड़ना। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं A+B जो है ये दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? C। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे कोयले का दहन कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण H2+O2 दे रहा है 2H2O। और आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर हमने इसकी भौतिक अवस्था भी लिखी है। उसी तरह से CaO यानी कि बिना बुझा चूना जब पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्म करता है। ये जो अभिक्रियाएं हम देख रहे थे संयोजन अभिक्रियाएं, इसके अंदर ऊष्मा निकलती है। तो अब जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल रही है उनको हम क्या कह रहे हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अर्थात जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें है CH4, ये क्या है? मीथेन है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा दे रही है। तो यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं है। उसी तरह से श्वसन जो है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जैसे C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। तो इस ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, तो उसमें आप ये अभिक्रिया लिखेंगे तो इसमें आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माने टूटना। तो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अब इसमें जो वियोजन अभिक्रिया है ये तीन तरह से है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा की उपस्थिति में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं फेरस सल्फेट जो है हरे रंग का है, ये ऊष्मा की उपस्थिति में यानी कि जब हमने इसको गर्म किया तो ये Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये जो Fe2O3 है इसका रंग क्या हो गया? भूरा लाल। तो हरे से इसका रंग भूरा लाल हो गया। अब उसी तरह से CaCO3 यानी कि जो चूना पत्थर है उसको जब हमने गर्म किया तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तीसरी अभिक्रिया है लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर PbO यानी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी दी जाती है। तो ये हमारे अभिक्रियाएं जो है ये वियोजन के उदाहरण हैं। अब ऊष्मीय वियोजन के साथ साथ एक और तरह का वियोजन है प्रकाशीय वियोजन, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। उदाहरण हम देख रहे हैं AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन देता है। तो जो ये सिल्वर क्लोराइड हम देख रहे हैं ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। सिल्वर का जो है वो धूसर रंग होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। और उसके साथ साथ वैद्युत वियोजन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वैद्युत यानी कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पानी या जल के अंदर जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाती है। तो जिस तरह से ये चित्र में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक परत नली में ऑक्सीजन और एक में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो डबल मात्रा में है और ऑक्सीजन का एक भाग है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे अगर हम इसका सूत्र देखें तो H2O यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। अब ये जो तीन तरह की हमने वियोजन अभिक्रियाएं देखी हैं, कौन कौन सी? ऊष्मीय, प्रकाशीय और वैद्युत। तो ये तीनों जो अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यानी कि यहाँ पर अवशोषण हो रहा है
ऊष्मा का, तो इसलिए इस तरह की ये तीनों अभिक्रियाओं को हम क्या कह रहे हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तीसरी प्रकार की हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विस्थापन यानी कि जगह को बदलना। तो इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील जो तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखें कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए उसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को विस्थापित कर दिया। उसी तरह से जो लोहे की कील है उसके ऊपर जो भूरे रंग का कॉपर की परत जम जाती है और कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वह उसका रंग धीरे धीरे जो है FeSO4 क्योंकि बन गया, तो उसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो हरे रंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से एक और अभिक्रिया है जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को विस्थापित कर देती है। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके अंदर जो उत्पादों का निर्माण हुआ उसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ। जैसे हम देख रहे हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्लोराइड। उसी तरह से जो बेरियम सल्फेट है इसका सफेद अवशेप बन रहा है और सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में घुला हुआ रहता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये अवशेप बन रहा है तो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ और उदाहरण है पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो लेड जो है वो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है। तीसरी अभिक्रिया हो गई पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। तो यहाँ पर बेरियम जो है वो ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके BaBr2 फॉर्म कर रहा है और पोटेशियम जो है वो आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म करता है। तो ये तीनों उदाहरण हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के। नेक्स्ट अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, दोनों ही केस में हम क्या कह रहे हैं, उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया देख रहे हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और दोनों अभिक्रियाओं में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई उपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन बिल्कुल उपचयन के विपरीत है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ये हो गया अपचयन, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। जैसे उपचयन में हमने देखा था कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी। तो अपचयन बिल्कुल उपचयन के विपरीत है। अब ये अभिक्रिया हम देखते हैं CuO हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और H2O फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं CuO में से ऑक्सीजन निकल गया और ये Cu में बदल गया। तो जब ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ जैसे अभी हमने परिभाषा देखी तो ये क्या हुआ, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उदाहरण हो गया उपचयन का। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड जो है वह अपचयित हो रही है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही तरह की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो उपचयन की अभिक्रिया है इनका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है। तो सबसे पहले है संक्षारण, यानी कि जब कोई भी धातु जो है वो ऑक्सीजन आर्द्रता यानी कि जैसे नमी है, अम्ल आदि के संपर्क में जब कोई धातु आती है तो उसके ऊपर एक ऊपरी परत जम जाती है और इसको हम क्या कहते हैं कि यह धातु जो है वो संक्षारित हो गई। सबसे आसान या कॉमन एग्जाम्पल हमारा क्या है, जब हम लोहे की वस्तुओं को देखते हैं जिसमें जंग लग जाता है। चांदी आपने देखी होगी, उसके ऊपर काली परत आ जाती है और तांबे के ऊपर हरी रंग की परत आ जाती है। तो ये तीन उदाहरण हैं संक्षारण के और ये रंगों को जरूर याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। उसके साथ यशर लेपन क्या है कि जब विद्युत लेपन और पेंट के कारण भी हम संक्षारण के धातुओं को संक्षारण से हम बचा सकते हैं। विद्युत लेपन
हो गया कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेपन, और वो विद्युत धारा बहने पर किया जाता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन और पेंट के द्वारा हम जो हमारी जो है धातु की जो वस्तुएं हैं उनको हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जिसमें जो है वसा और तैलीय युक्त जो खाद्य सामग्री है वह वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे हम विकृत गंधिता कह रहे हैं। अब इस विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रतिऑक्सीक कारक का उपयोग करके, या जो खाने का जो सामान है उसको हम वायु रोधी, जैसे आपने देखा एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर उसको रख के, या जैसे वायु के स्थान पर अगर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, हमारे जो ये आप मार्केट से लेते हैं अंकल चिप्स के पैकेट वगैरह, तो इनमें जो कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन की गैस भरी होती है। और नेक्स्ट है हमारा शीतलन के द्वारा भी हम इस विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। शीतलन यानी कि जो चीजों को हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर कम करते हैं ताकि वह हमारी जो वस्तुएं हैं वो खराब होने से बच जाए। तो वो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सिंपल और आसान भाषा में इसको समझाया गया है। होप स्टूडेंट्स ये आज का वीडियो आपको क्लियर होगा। सिंपल लैंग्वेज में है और सिर्फ 16 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।